सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में हम बात करेंगे हुकूमत के फैसले के हवाले से, मुतनाज़ा फैसला जो सोलर को लेकर आया है। नाज़रीन, अगर हम बात करें सितंबर 2022 की, आपकी याद दहानी के लिए, यही हुकूमत कौम को सोलर बिजली के ख्वाब दिखा रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद बता रहे थे कि शमसी तवानाई से फर्नेस ऑयल, कोयला और RLNG की दरामद कम होगी, बिजली सस्ती होगी और आवाम को रिलीफ मिलेगा। सूबों में सोलर पैनल्स बांटे गए, 10,000 मेगावाट सोलर बिजली के मंसूबों के ऐलान हुए और नेट मीटरिंग की तरगीब दी गई। ऐसे में सोलर उम्मीद की किरण बना। नेट मीटरिंग के तहत सारिफ 1 यूनिट देता तो 1 यूनिट लेता, बिल कम या सिफर हो जाता। यही पॉलिसी आवाम को सोलर की तरफ लेकर गई, मगर आज वही हुकूमत यू टर्न ले चुकी है। नेपरा ने नेट मीटरिंग ख़त्म करके नेट बिलिंग मुतारिफ करा दी है। अब सोलर सारिफ ग्रिड को बिजली सिर्फ 11 रुपये यूनिट बेचेगा, मगर जब बिजली लेगा तो 40 से 50 रुपये यूनिट देगा। पहले यूनिट्स माइनस होते थे, अब ख़रीद और फ़रोख्त अलग अलग होगी। बिल में होशरुबा इजाफे की शक्ल में इसका नतीजा निकलेगा। मिसाल सबके सामने है। पुराने निज़ाम में जो बिल 3,300 रुपये था, अब नए निज़ाम में 12,500 रुपये होगा। इस हवाले से साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि हुकूमत महंगी बिजली बेचकर सस्ती खरीद रही है और ऊपर से 18% सेल्स टैक्स भी ले रही है। शहरी रहमान, जो कि हुकूमती इत्तेहादी भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो कह रही हैं कि 25 रुपये का यूनिट 8 रुपये पर ला दिया गया। ये इस्लाह नहीं, सज़ा है। इस पर हम देख रहे हैं कि हुकूमत के अपने लोग भी चीख रहे हैं कि रियासत खुद सरमायाकारी की हौसला शिकनी कर रही है। आबिद शेर अली की अगर हम बात करें, उन्होंने भी इस हवाले से बात की है कि हुकूमत को बिल आखिर ये फैसला लेना पड़ेगा और उसके बाद इनको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। उन्होंने बेसिकली कहा कि पहले आपको वो सुनवाते हैं। आपके सामने ये हर तरह से हम देख रहे हैं कि हुकूमत के इस फैसले पर बैकलैश सामने आ रहा है। क्या वाकई हुकूमत इस फैसले को रिवर्स करेगी और इसके असरात क्या निकलेंगे? जो मामला जहां हल करने वाले हैं, क्या वो मामला इस फैसले से हल हो जाएंगे जो हमारे पावर सेक्टर के मेजर इशूज़ हैं? इस पर बात करने के लिए तशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ हसनात खान साहब ने, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। दोनों को वेलकम करते हुए प्रोग्राम में। हसनात साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। बड़ी कारी ज़रब लगाई है हुकूमत ने, ख़ास तौर पर जो सोलर का कारोबार करें और सोलर के जो यूज़र्स हैं उन सब के ऊपर। तो इस पर हम देख रहे हैं बहस भी नहीं हुई। हम देख रहे हैं कि फौरी तौर पर अचानक से ये फैसला आ जाना। एक तो आपको क्या समझ आ रही है कि इतनी जल्दी किस चीज़ की थी? दूसरा, इस पर आपका इनिशियल रिएक्शन अब क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन एंड टेकिंग द पॉइंट ऑफ PSA पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन ऑन दिस पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि जो पॉलिसी है वो आज से नहीं या कल से नहीं, पिछले 2-3 साल से कोशिश की जा रही है इसको चेंज करने की। अलमिया सिर्फ ये है कि जो कोशिश चेंज करने की जा रही है वो ठीक नहीं है। जिस तरह से होना चाहिए, जिस तरह आबिद शेर साहब ने बताया या जिस तरह मुफ्ता साहब बता रहे हैं, जिस तरह सब बता रहे हैं, जिस तरह सबकी अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी चीज़ अगर चेंज आता है तो एक तो ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए और टेक्निकल चेंज होना चाहिए। आपने अपनी पूरी आवाम को एक SOP बनाया 2015 में और 2021-22 में आपने जो है वो अपना जो रेट था, यूनिट प्राइस थी, वो शूट कर दी। तो हर बंदे ने जो है वो अपनी पैसों लगा के, अपनी छतों पे पैसे लगा के, अपनी छतें बुक करके, लोन लेके, फंड्स लेके, किसी भी तरह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, लोगों ने, आम पब्लिक ने, आम आवाम ने, सब में सोलराइजेशन को की तरफ सारे गए। और 2-3 साल से बार बार कोशिश की जा रही है कि इसको एकदम से बंद कर दिया जाए। और बंद करने का आप ये नहीं है कि हम कह रहे हैं बंद कर दिया जाए। पिछले 3 माह से नेट मीटरिंग बिल्कुल इस टाइम बंद हुई भी है। आज की डेट तक भी नेट मीटरिंग बिल्कुल बंद है। कोई भी डिस्को नेट मीटिंग इस टाइम नहीं कर रहा पिछले 2-3 माह से, कि जब से कोशिश कर रहे थे कि इस पॉलिसी को लेकर आए तो नेट मीटिंग तो वैसे बंद कर दी गई थी 2-3 माह से। तो अगर इस पॉलिसी को आज की डेट में भी, अभी जिस तरह बिल्कुल चीज़ें चेंज हो रही हैं, आज ही हमने भी देखा है कि प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर एक अपना इनिशिएटिव ले लिया है और एक कमेटी जो है वो बनाने के लिए कहा है। पावर डिवीजन को कहा है कि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उसके ऊपर देखा जाए कि अगर उनके जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हैं, जो कि उनके साथ एग्रीमेंट किए हुए 7 साल के, उसको चेंज ना किया जाए, मतलब उसको जो है वो उनको उस तरह से चलाया जाए।
अब इसके अंदर ये चीज़ है कि अगर आज की डेट में भी अगर ये रिवर्ट भी हो जाती है, मतलब जिस तरह मुझे लगता है कि आज शायद लग रहा है कि शायद रिवर्ट हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई इसका इनिशिएटिव लिया है और कोई शायद रिवर्ट बैक हो सकती है, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि कंप्लीटली रिवर्ट बैक हो। इसके अंदर अमेंडमेंट आनी चाहिए, जरूर आनी चाहिए, और टेक्निकली आनी चाहिए, जिस तरह से सब लोग कह रहे हैं, जिस तरह से हम पीएसए जो सोलर एसोसिएशन है पिछले 10 साल से पाकिस्तान में काम कर रही है, हर तबके के साथ काम कर रही है, इंपोर्टर के साथ काम कर रही है, हमारे मेंबर्स इंपोर्टर्स भी हैं, ईपीसीज भी हैं, क्लाइंट्स भी हैं, इंटरनेशनल जो ओईएम्स हैं वो सब हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो सारे हमारे क्लाइंट्स हैं, वो हमारे सारे मेंबर्स हैं। तो हमें पता है कि एक्चुअली इश्यूज डिस्कोस के हैं, एक्चुअल इश्यूज आईपीपीस के हैं, जो गवर्नमेंट इस टाइम देख रही है, जो गवर्नमेंट इस टाइम इश्यूज फेस कर रही है, उन सबको सॉल्व करने का हम कहेंगे कि जरूर करें इस दफा भी ऐसा ना हो कि जी पावर डिवीजन ने तो थोड़ा सा प्रेशर डाला नेपरा के ऊपर, नेपरा ने एक ही दिन के अंदर इस पॉलिसी को उन्होंने पब्लिक कर दिया, और शायद प्राइम मिनिस्टर के कहने पे या किसी के कहने पे प्रेशर के बिल्डअप की वजह से इसको रिवर्ट बैक कर दें। हम ये चाहते हैं रिवर्ट बैक ना हो, हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ बैठें, पावर डी में बैठे, इस जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जाए, और इश्यूज के बगैर इसको रिवर्ट अभी भी नहीं करना चाहिए। क्या प्रपोज करेंगे जो आप अमेंडमेंट की बात भी कर रहे हैं, क्या चेंजेस क्या आने चाहिए बेसिकली? मैम जिस तरह देखें, हमारे जो मिनिस्ट्री है उनके 3-4 इश्यूज हैं, जो पावर डिवीजन के, जो डिस्कोज हैं उनका एक नेटवर्क है जो कि आपके मेरे घर के बाहर पड़ा हुआ है, इसको कहते हैं बैंक एनर्जी। वो बैंक एनर्जी हमारे घर के बाहर अवेलेबल है, एक सोलर सार्फिन के, सोलर कंज्यूमर के घर पे अवेलेबल है, लेकिन वो जब चाहे यूज करता है और जब चाहे यूज नहीं करता। उस पूरे नेटवर्क को बिछाने का, उस पूरे नेटवर्क को स्टेबल रखने की जो कॉस्ट है वो आज से अभी एट द मोमेंट जो है वो सोलर कंज्यूमर नहीं दे रहा, वो उसको देना चाहिए। तो इसकी वर्किंग जो है वो डिस्को को करनी चाहिए, और डिस्को को इसकी वर्किंग करके नेपरा में जमा करवानी चाहिए कि ये हमारी कॉस्टिंग है और इसका ये फाइनेंशियल इंपैक्ट आता है, इस फाइनेंशियल इंपैक्ट को आप इस तरह से लिया जाए। और वो हम कंज्यूमर को भी कहेंगे कि ये उनका हक है, आपके पास लाइन बिछी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है डिस्को का, और जो कि डिस्को ने आगे से प्राइवेटाइज होना है, जिसने इसको डिस्को को खरीदना है वो देखेगा कि मेरा नेटवर्क जो बिछा हुआ है मैं उसको पैसे पूरे कर रहा हूँ, उसको स्टेबिलिटी कैसे उसके लेके आ रहा हूँ। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो आईपीपीएस के कैपेसिटी चार्जेस के इश्यूज हैं उनको अलग से सॉल्व किया जाए। इसके अलावा जो तीसरे इश्यूज हैं कि जो अभी के स्टेबिलिटी है कि अगर जो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाती है या जो आपका नेटवर्क है वो उस तरह से लगा हुआ है, आपके 80% ट्रांसफॉर्मेशन से ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, उसकी भी टेक्निकली वर्किंग की जाए। 3 साल से बार बार कोशिश की जा रही है पावर डिवीजन से कि इस जो नेट मीटरिंग है इसको बिलिंग की तरफ ले जाया जाए, लेकिन अभी तक कोई टेक्निकल रिफॉर्म्स, कोई टेक्निकल वर्किंग, कोई फाइनेंशियल वर्किंग आज तक की डेट में भी किसी भी डिस्को ने नेपरा में जमा नहीं करवाई कि हमारे ये इश्यूज हैं और ये इस तरह सॉल्व होंगे। तो हम कहते हैं कि वो इश्यूज हमारे सामने आए, वो चार्जेस हमारे सामने आए, वो चार्जेस जो हैं वो कंज्यूमर जरूर दे, एक फिक्स चार्जेस की मद में दिए जा सकते हैं, वो स्टेबिलिटी, ग्रिड की स्टेबिलिटी के लिए जरूर देने चाहिए। हम भी समझते हैं कि इश्यूज हैं और सॉल्यूशंस भी हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है कि आप एकदम से उसको कट ऑफ करते हैं। बिल्कुल ठीक। एहतशाम साहब, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये फैसला जो है ये वापस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और दूसरा ये कि जो पावर सेक्टर के मौजूदा मसाइल को देखते हुए उन पर असल जो मसाइल हैं, जैसे अभी ये बात भी करें कि स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, उनसे मुशावरत करें, हम भी चाहते हैं कि कुछ चेंजेस आएँ, सो उनसे मुशावरत किए बगैर ये फैसले बेसिकली कर कौन रहा है? देखिए, अब ना आप मुझे पूछ रहे हैं कि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मेरा ख्याल है हम साफ़ी तो वैसे ही पेसिमिस्टिक हैं। हमारी अप्रोच ही ऐसी होती है कि हम तो देखते हैं हुकूमतों में काश को अच्छा काम हो तो हम उसको सराहें। देखिए, मुझे असनाद साहब मेरी मुलाकात नहीं हुई, बड़े अच्छे बंदे हैं जो गुफ्तगू की है, लेकिन मुझे आज बड़े भोले लगे हैं जब वो ये कहते हैं कि जी डिस्को को प्लान बना के देना चाहिए। भाई डिस्को वाले जितने, मैं अब मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं कितना बुरे तरीके से क्रिटिसाइज करूं, अपनी 600 अरब रुपये की जो उनकी वो ट्रांसमिशन लॉसेज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, चोरी हैं, उनको ठीक नहीं करते, और आपको, मुझे और सनती अदारे जो रीढ़ की हड्डी हैं इस मुल्क की तरक्की के लिए, उनको तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। हम ना देखिए, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, नेफरा जो है ना वो इंडिपेंडेंट एक बॉडी है ही नहीं है। वो सिर्फ आप कान में जो उनको कहा जाता है, जो हुक्म दिया जाता है वो करते हैं। और मामला मुझे कहने में कोई यार नहीं कि हमारे जो वज़ीर हैं तवानाई के, अवैस लगारी साहब, वो बहुत देर वन से मुखालिफ हैं इसके सोलर के। उनकी हर गुफ्तगू में जो है ना वो गुस्सा टपकता है सोलर लगाने वालों के। और भाई अगर ऐसी बात थी तो आपको सोचना चाहिए कि आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, आपने बजट से पहले, पिछले साल बजट से पहले एक सोलर प्लान दिया था कि लोग आप नेट मीटरिंग और सारा करके आपने कहा कि जी चलें ठीक है, इसको बेहतर किया जाए, फॉसिल फ्यूल को डिस्करेज करने के लिए एक महफूज तवानाई का प्रोग्राम दिया जाए। लोग उस तरफ आना चाह रहे थे। आपने देखा इसी साल के शुरू में कितने ज़बरदस्त तरीके से मरियम नवाज लोगों को कहती रही है कि अपना सोलर सिस्टम लगाए जाएँ, बड़े
बड़े अदारों में लगाए जाएँ। अभी आप देखें ये अपनी बातें किए हुए उनसे पीछे फिर रहे हैं। देखिए हम ना माजरत के साथ ये कहना पड़ेगा, दोनों बहुत बड़े हर्डल्स हैं। ये आपकी डिस्कोर्स, ये तबाही हैं, खुदा का वास्ता है इनसे जान छुड़ाई जाए। और पीपल्स पार्टी भी निजकारी नहीं चाहती, हमारी ब्यूरोक्रेसी भी नहीं चाहती जिनको मुफ्त का माल वहाँ से खाने को मिलता है। IPPs वाले 500 अरब से 1 ट्रिलियन रुपया जो है ना वो मुफ्त बैठे कैपेसिटी बिल्डिंग के नाम पे बगैर बिजली बनाए खा रहे हैं। उनके साथ कोई वादा नहीं कर सके, आपने कोशिश की नहीं कर सके। वो आपको कहते हैं कि जी इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएंगे, आप दब जाते हैं। भाई आप इतने बुरे फैसले करते क्यों हैं? देखिए हम ना आवाम की कोई बात नहीं सुनी जाती। आवाम को तो चाहिए कि और बातों पे सड़कों पे निकलते हैं, एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, कंज्यूमर कोर्ट्स हों, अदालतें नोटिस लें। अदालतें में आपको पता है हमारे यहाँ जो रवैया हो चुका है। अब सवाल यही है कि इस सूरत हाल में आपने कितना बड़ा जुल्म किया। 26 रुपये यूनिट आप लेते थे 16 वालों से और अब आप कहते हैं पे जी 11 रुपये पे हम आपसे ख़रीदेंगे। अब असल मसला तो यही कि इनके अपने नुकसानात पूरे नहीं हो रहे, इनकी टेक्निकल फॉल्ट ठीक नहीं हो रहे, इनका पूरा सिस्टम बैठा हुआ है वो नहीं ठीक हो रहा। भाई कितनी शर्मनाक बात है। आप मुझे बताएं टोटल आमना जो मुल्क में बिजली के सार्फिन है वो कहा जाता है कि 3.5 करोड़ के करीब है। उसमें से कितने हैं 4,66,000 के करीब जो सोलर वाले हैं वो 7,000 मेगावाट बिजली आपको दे रहे हैं। भाई आपको शुक्र करना चाहिए कि पैसा उन्होंने लगाया, मेहनत उन्होंने की, आप थोड़ा सा इंसेंटिव दे के उनके मामलात को ठीक करने जा रहे थे। आप पे अब कौन सा ऐसा दबाव आया कि आपने एकदम से एक पॉलिसी को रिव्यू किया? पहले पिछले माली साल में किया, अब दोबारा कर लिया। हमने यही वही है, पिछले माली साल में आप पे मुझ पे तनख्वाहदार तबके पे 45 से 50% टैक्स ठोका इन्होंने, और इस माली साल जो शुरू हुआ इसमें कहा था हम कम करेंगे, आपने देखे क्या किया, 1-8% इन्होंने कम किया। इनको जहाँ से पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं ये भूल जाते हैं किसी और तरफ जाना। लेकिन ये भी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो नहीं है ना, ये भी कॉस्मेटिक मेजर दिखाई दे रहा है। आमना लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देखे मैं बुझाऊं, मुझे आई विल बी वेरी ब्लंट टू से दिस, जब किक बैक्स इन्वॉल्व होंगी, जब लोग बैठ के ऑफिसेज में पैसा खाएंगे और उसमें माजत के साथ तसना साहब हमारे आपके लोग भी जो है ना एट टाइम कंप्रोमाइज़ होते नज़र आ रहे होते हैं। अगर ये सारे मिल के काम ना करने दें और ये बैठ के एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, जाएँ कंज्यूमर कोर्ट्स बनाएं, अदालतों के पास जाएँ, सड़कों पर आएँ, तो मेरा ख्याल है हुकूमत इस तरफ आएगी। अदरवाइज़ आमना मैं आपको बताऊँ कोई सूरत नहीं है, हुकूमत इसको वापस लेने के लिए तैयार नहीं। आज ये तादी भी उनके कह रहे हैं, अपनी पार्टी के लोग उनको कह रहे हैं, लेकिन कोई जून पे कान पे जून नहीं रेंगेगी। अब मसला यही है कि ये डंग टपाऊ काम है, हम ना पंजाबी में कहते हैं, शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। नी जर्क रिएक्शन आता है कि जो वो पैसे कम हो गए, अच्छा वो देखें जी आमना की जेब पे छापा मारा जा सकता है, ले लो उससे आमना से, भले वो रोटी पीटती रहे। यही कर रहे हैं। देखिए इतना बड़ा जुल्म किया है, जिस तरह सराज साहब भी कर रहे हैं। लोगों ने अपने जिसको कहते हैं कर्ज लेके अपने सासे बेच के सोलर लगाए। शर्म की बात है जब मैं कहता हूँ वजीर साहब ये कहते हैं कि जी अमीर लोग ये लगाते हैं, 80% लोग गरीब लोगों ने लगवाए हैं ये सारे सोलर, इससे जान छोड़ने के लिए कि 80,000 1-1 लाख के बिल आते थे। तो मेरा ख्याल है ये टॉप लेवल में SIFC को नोटिस लेना चाहिए। मैं तो जाती तौर पर फील्ड मार्शल साहब को कहूँगा उन्हें नोटिस लेना चाहिए। वो दयानतदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन नीचे दयानतदारी वाले नहीं बैठे हुए। सख्त डंडा इनके खिलाफ इस्तेमाल करें, अदरवाइज मुझे चीज़ें ठीक नहीं होती। जी। अच्छा हसना साहब, ये इस पे लोग बैटरीज पे चले जाएंगे अगर ये इस पर पाबंदी लगाएंगे? क्योंकि हमने देखा था पहले भी लोगों ने खुद जुगाड़ लगाया था ये सारी सिचुएशन को देखते हुए। दूसरी चीज़ ये कि जो ये अभी हम जो हुकूमत मंतक भी पेश कर रही है कि हम देख रहे हैं ट्रांसफार्मर लेवल पर 80% तक हद लगाना और ये जो नेट बिलिंग पर स्विच करना है, इससे ग्रिड की जो स्टेबिलिटी है या जो प्रोटेक्शन इश्यूज हैं हम उनको रिजॉल्व करने जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये इनका जो पॉइंट है या ये फेयर है या ये वाकई मसले का हल है? नहीं देखिए, कुछ पॉइंट्स तो बिल्कुल फेयर हैं। जो 80% ट्रांसफॉर्मेशन इशू है वो तो अपनी जगह पे बिल्कुल है। अब मसला ये होता है, जिस तरह सर बता रहे थे कि जो डिस्कोस की नाहली है, जो डिज़ाइन लोड है किसी भी गली का जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा होता है वो 80% पे ही डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन चंद लोग जो हैं वो पैसे दे के और चंद लोग पैसे ले के जो है वो अपना जो सेंक्शन लोड है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। लोग विजिट भी नहीं करते डिस्को वाले और सेंक्शन लोड इंक्रीज़ कर देते हैं। वो किसकी नाहली है? वो आवाम की नाहली तो नहीं है, वो तो डिस्कोस की नाहली है। वो डिस्कोस को चाहिए कि जो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन है उससे ज़्यादा किसी को लगाने ना दें सोलर। अगर आपने लगाने दिया सोलर तो बस कम है। मैं आपसे चाहूँगा कि क्या आप इसके लिए आप कोर्ट्स में जाएंगे, आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे जो आपके साथ ज्यादती हुई है, या आप इसको बस कबूल कर लेंगे इस जो इनके साथ आपके साथ लोगों के साथ हो रहा है? सर हम कोर्ट में जा रहे हैं, लीगल प्रोसीडिंग हमने स्टार्ट कर दी भी है और नेपरा में भी जा रहे हैं, वहाँ पे भी हम लीगली जा रहे हैं और बाकी मुल्क की हर कोर्ट के अंदर जा रहे हैं सर हम। राइट जी, आगे कंटिन्यू कीजिएगा।
जी। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बात कर रहा था कि जो आपने दोनों चीजें बताई हैं कि बैटरी की तरफ लोग चले जाएंगे, बिल्कुल बैटरी की तरफ लोग जाएंगे। अभी कल की बात मैं बता रहा हूँ कि अभी 24 घंटे नहीं हुए थे पॉलिसी को आए हुए, और फोन पे फोन आ रहे हैं, फोन पे फोन हर जो अपना इन्वेस्टर है उसको आ रहे हैं कि जी हमने बैटरीज लगानी है, आप हमारे बैटरीज लगा दें। हर ईपीसी को फोन आ रहे हैं कि आप बैटरी लगा दें। हम एक ये भी एडवाइस करना चाहते हैं कि मलेशिया में अभी एक एसओपी आई है कि वहां पे गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी सोलर लगाएगा वो उस सोलर का 20% ऑफ दैट या 30% ऑफ दैट सोलर कैपेसिटी बैटरी बैंक भी साथ में रखेगा। अभी जो हमारी पावर डिवीजन है वो बैटरी से डर नहीं रही और वो चाह रही है कि लोग बैटरी खुद लगा लें। हम ये रिकमेंड कर रहे थे कि जो बैटरी सिस्टम्स हैं जो बेस्ट हैं वो ग्रिड स्टेशंस पे लगाए जाएं। आपको सोलर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको नया आईपीपी बनाने की जरूरत नहीं है, लोग खुद आईपीपी बन चुके हैं। आपको पता है पाकिस्तान की जो आज तक की इंस्टॉल कैपेसिटी है जिसमें हाइडल, न्यूक्लियर, थर्मल और रिन्यूएबल हर तरह की जो कैपेसिटी है वो 46 गीगावाट है। और पाकिस्तान के अंदर जो पैनल्स इंपोर्ट हुए हैं दैट इज अराउंड 50 गीगावाट्स, जिसमें से अराउंड 35 गीगावाट जो है वो इंस्टॉल हो चुका है सोलर। अगर 35 गीगावाट इंस्टॉल हो चुका है तो इसका मतलब है ग्रिड के अंदर जो आपकी सोलर की कंजप्शन या जनरेशन लोग कर रहे हैं वो आपके पास ग्रिड के अंदर अवेलेबल है। आप उसको ग्रिड के अंदर ही बैटरी लगाएं, आप ग्रिड के अंदर ही उसको कंटेन करें और वापस वहीं पे लोगों को दें, और जो कि आप सस्ती देंगे बिजली, मतलब लोगों की जनरेशन आप लोगों को वापस करें। इस तरफ पावर डिवीजन नहीं आ रही, वो कह रहे हैं कि लोग खुद लगा लें। अगर लोग खुद लगाएंगे तो ऑफ ग्रिड होते जाएंगे, जो कि डिस्कोस के लिए ज्यादा अलमियत की बात है, मुश्किल ज्यादा पेश आएगी। और डिस्को जो है वो आईपीपी इस पे जो रिव्यू होना था असनाद साहब, आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? ये जो उनकी प्राइसेस कम होनी थी, कैपेसिटी चार्जेस खत्म होने थे, डॉलर में कमाई कर रहे हैं 1 ट्रिलियन रुपया पाकिस्तान से, अब ये क्या बातचीत खत्म हो गई है, नाकाम हो गई है, या आपको लगता है वो बड़े तकड़े हैं, वो जिस वक्त वो तड़ी देते जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट में, उसकी वजह से कुछ नहीं हो रहा? सर उसका रीजन जाहिर बात है सॉवरेन गारंटी है। जो नेपरा ने लाइसेंस दिए हुए हैं सबको, हमें उसमें कोई सॉवरेन गारंटी नहीं है। द सिंपल इशू, वो इंटरनेशनल कोर्ट में जा रहे हैं जिसकी वजह से उनको वो अनटचेबल है इस टाइम। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच असनाद साहब, आपका एहतशाम साहब साथ ही रहेंगे। ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, कुछ बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात उसके हवाले से। पहले तो मुलाकात का मामला था जिस पर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एडवोकेट सलमान सफ्तर, उनकी कल अडयाला जेल में 3 घंटे पानी के साथ मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने बड़ी शॉर्टली मीडिया से गुफ्तगू सिर्फ मुलाकात के हवाले से या उनकी तबीयत के हवाले से कहा कि वो ठीक हैं, लेकिन आज वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पेश की है। इसके बाद क्या सिचुएशन बनती है, क्योंकि उन्होंने कोई बात वो अदालती नुमाइंदा उनको मुकर्रर किया गया था जिसकी वजह से उनको महदूद किया गया था कि वो कोई बात बाहर आकर नहीं बताएंगे। एक तशवीश की लहर तब बढ़ी जब बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू, उन्होंने ये दावा किया कि बानी की जो आंख मुतासर हुई थी इंजेक्शन लगने के बावजूद उसमें 10% भी बेहतरी नहीं आई है। अब मुतालबा फिर बढ़ चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, वोटर्स की जानिब से, उनकी बहनों की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से कि जी उनको अल शिफा हॉस्पिटल फौरी तौर पर वहाँ पर मुंतकिल किया जाए और उनकी सेहत के हवाले से आके वजाहत पेश की जाए। इस हवाले से अभी तक कोई वजाहत तो नहीं आ रही हुकूमत की जानिब से, लेकिन अब देखना ये है कि जो रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई उसके क्या मतन सामने आता है। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि जुनेद अकबर, उनकी भी ऑडियो लीक के हवाले से बातें चल रही हैं, लेकिन इस सारे सिचुएशन में जब हम ये देख रहे हैं कि बानी की आंख के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से बातें हो रही हैं, सो वहाँ पर एक डील का जिक्र भी अब जोर पकड़ता चला जा रहा है। इस पर एहतशाम साहब ने कल हमसे खबर शेयर भी की थी और अब हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे उनकी खबर का चर्चा भी चल रहा है। अब मज़ीद क्या खबरें हैं इससे जुड़ी हुई और क्या मामला किस जानिब बढ़ रहे हैं, डिटेल्स एहतशाम साहब से लेते हैं। एहतशाम साहब, कल आपने बात भी की और उसके बाद मैंने देखा ट्विटर पे भी कल बड़े बड़े जो सहाफ़ी थे वो भी इस हवाले से, डील के हवाले से कि बड़ी डील होने जा रही है, तो ज़रा बताइएगा कि अब बीच में खिचड़ी क्या बन रही है, इनसाइडर्स क्या हैं इस खबर के हवाले से। दूसरा ये कि बानी की जो सेहत के हवाले से कह रहे हैं कि 10% भी बेहतरी नहीं आई है, इसमें किस हद तक सदाकत है? गवर्नमेंट चूँकि इस हवाले से अभी तक खामोशी अपनाए हुए है। देखिए आमना, जो सलमान सफदर साहब, बैरिस्टर सलमान सफदर की 3.5 घंटे की मुलाकात हुई है, उससे पहले आपने देखा बुशरा बीबी की उनकी बेटी के साथ जो है ना वो बानी पीटीआई से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद ये आप जिक्र कर रही हैं मरियम रियाज भट्टो ने कहा उनकी आँख का मामला ठीक नहीं है, तो इस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं।
और पिम्स के हवाले से आपने देखा सुहेल अफरीदी साहब तो कह चुके हैं कि जी पिम्स में तो सहूलत ही नहीं, अगरचे सहूलत है लेकिन शायद एक्सपर्ट उसके वहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं है, वो किसी भी जगह और भी जगह ले जाया जा सकता था। अब देखें दोनों चीज़ें बड़ी अहम है और बड़ी खबर आपको आमना फिर मैं आज दूँगा। देखें आप इसको इस तरह देखें, दो बंदे हैं जो बहुत करीब हैं इस्टेब्लिशमेंट के भी और गवर्नमेंट के भी करीब हैं, PMLN के। उनमें एक हैं अल्लाह आपका भला करे हैदर नकवी, वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, मिलते जुलते ले गए। उनका ये ख्याल है, उनका ये दावा है कि जी अब ये जो रिपोर्ट पेश कर दी है इसकी रोशनी में सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फ़ैसला करेगी बानी PTI के बारे में, उनकी सेहत के हवाले को लेके कि वो सबको बात माननी पड़ेगी उनकी। और दूसरी तरफ आप इसको सारे डॉट कनेक्ट करें, आप देखें कि जब सलमान सफदर की मुलाकात होती है इसी दौरान ही आप देखें कि कल एपेक्स कमेटी की मीटिंग होती है दोबारा से, और ये कोर कमांडर हाउस में होती है। वही सुहेल अफरीदी कहते थे मैंने किसी कोर कमांडर को नहीं मिलना, किसी को नहीं मिलना, किसी को मिलना है तो मेरे पास आए। इससे पहले एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई CM हाउस में हुई, कल जो मीटिंग हुई है वो वहाँ पे वो कोर कमांडर में हुई, कॉन्फ्रेंस अपना हाउस में हुई, और वहाँ सुहेल अफरीदी अपने वज़ीर भी ले गए। और बहुत अच्छी बात है, एक तो आपने अखबारों में पढ़ा एक मुश्तरका एक अच्छा बयानिया आया है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सूबा और मरकज़ मिल के काम करेंगे। मालाकत एजेंसी के हवाले से खबर आ रही है कि वहाँ पर एक सिस्टम बनाया जा रहा है कि वहाँ से फ़ौज आहिस्ता से जाएगी, बाकी पुलिस के लोग आएँगे, इसको रेप्लिका करेंगे बाकी 5 अजला में भी और भी। अब देखिए दूसरी बात, इसको आप इस तरह कनेक्ट करें डॉट को कि 2 दिन पहले जिस दिन ये आपकी अपना बसंत हुई है उसके एक दिन बाद जेन मैरियट जो ब्रिटिश प्राइम अपना बेस्ट ये पाकिस्तान में हाई कमिश्नर है, उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी। उसको पीछे चले जाएँ तो अचकज़ई साहब की मुलाकात नवाज शरीफ साहब से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जब उन्होंने कहा था कि जी इनको अचकज़ई साहब को वो लीडर ऑफ़ द अपोजिशन बनाया जाए, और हमारे जो स्पीकर हैं उन्होंने पहले तो कहा था मुझे इजाज़त नहीं है, पूछ के बताऊंगा, और वहाँ वो वाले नहीं मानते, बाद में वो मान गए थे। अब इस जैन मेरिट की मुलाकात को अगर आप इस तरह देखें तो एक सहाफ़ी हैं, उनका नाम है आमना अज़हर जावेद, ये लंदन में होते हैं और नवाज साहब के बहुत करीब। बिल्कुल। इन्होंने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान की राय का रास्ता वो बरास्ता लंदन होगा। अब देखें ये दो जो बंदे हैं बड़े अहम रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने ये बात की है। मेरी आमना खबर ये है, बड़ी खबर ये है कि अब जो है ना ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ब्रेक थ्रू बड़ी हद तक हो गया है। अब ये तय करना है कि जी इनको इस सारे मामले के बाद हेल्थ के ये जेल में रखिएगा आमना कि बुनियादी तौर पे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए, जिस तरह नवाज शरीफ साहब गए थे वो सही गए थे, गलत थे, उसमें नहीं बहस में जाते, उस तक रियासत ने हुकूमत ने फ़ैसला किया गया। ये कहा जा रहा है, बातें हो रही हैं, पार्लियामेंट की राहदारी में भी बातें हो रही हैं, और कुछ अंदर के बड़े अच्छे मुझे सोर्स ने बात बताई है कि भाई 3 जगह डिस्कस हो रही हैं, उनको बनी गाला भी ले जाया जा सकता है, वो ज़मान पार्क भी जा सकते हैं, किसी अच्छे अस्पताल में भी उनका इलाज हो सकता है जहाँ पे लोगों से उन पे मिलने पे पाबंदियाँ नहीं होगी। देखिए हम ना अब एनफ इज़ एनफ, सेहत के मामले में तो मेरा ख्याल है वो कहते हैं दुश्मन मरे तो खुशियाँ ना करिए, सजना भी मर जाना, तो सेहत तो जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी की भी हो, और आँख तो मेरी नज़र में इस पर आपकी क्या राय है? सबसे अहम चीज़ जो आँख ही होती है। जी आपकी राय और आपकी खबर क्या है कि बानी इस पर माने होंगे? देखिए आमना मेरी इत्तला इस हवाले से ये है कि अब एक जिसको कहते हैं एक्सक्यूज़ बहुत बड़ा मिल गया है। अभी देखें अब इस जगह पे वो अब खड़े नहीं हो सकते। जो पैगाम रसानी बैकग्राउंड में अचकज़ई की हुई है बानी PTI से, उसमें उन्होंने वादा किया है कि हाथ होला रखेंगे, ठीक है। लेकिन आप देख लें आमना दूसरी तरफ सोशल मीडिया ब्रिगेड जिसको हम रोज़ कहते हैं, उन्होंने कल से एक अंबार लगा दिया है कि जी देखें ये तो अपना डील होने जा रही है, ये तो जनाब तंज और ताने उन्होंने देने शुरू कर दिए हैं कि बैकग्राउंड में क्या होने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये मेरा ख्याल है सोशल मीडिया ब्रिगेड नहीं चाहता कि बानी PTI उनकी पार्टी के लिए रिलीफ मिले, ना ये अपने अकाउंट को रोक सके हैं, ना जिस तरीके से क्रिटिसिज्म और इतना बुरा किस्म जिसमें गालियाँ के अलावा कुछ नहीं होता। तो ये एक वो तो ये भी कह रहे थे डील ऑफ द सेंचुरी होने जा रही है, लेकिन हमें अंदर की बात यह है कि ये एक विन विन सिचुएशन मैं आपको बताऊँ बनाई जा रही है, जिसमें ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए, हुकूमत के लिए और इमरान खान साहब के लिए भी जो है ना वो पीछे हटना आसान हो सकता है अगर इसको किसी ने ख़राब ना किया। मुझे डर लगता है मुझे बात लंबी हो जाएगी। आगरा में मुशर्रफ का मायदा हो गया था पूरा का पूरा उनकी हुकूमत के साथ। एक लीडर था जिसने काम ख़राब कराया था, उसने जाके अपना क्या कहते हैं मुलाकात की थी उनके आर्मी चीफ से, और सारी चीज़ वो स्कटल होकर रह गई थी। BJP का आदमी था, ठीक है। अब वही सूरत हाल यहाँ पे कि बीच में कोई ख़राब करने वाला मामला ना हो, अब इसको आगे लेके कैसे चलना है। तो
एज वी स्पीक इस वक्त जो जितने लोग हैं, और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं, बैरिस्टर सलमान सफदर ने बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट किया अपने आप को। आपने देखें आज भी उन्होंने कहा कि यार मैंने तो कल कहा ही नहीं था कि मेरी मुलाकात अच्छी हुई है, उन्होंने सॉरी करके बातें की थी, लेकिन आज उन्होंने इतनी गुफ्तगू होने के बाद भी उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं कहा। उन्होंने कहा जी मैं पाबंद हूँ, मैं तो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट था, एमकस कुराई मैंने रिपोर्ट दे दी है, उसकी रोशनी के बाद हम देखेंगे क्या होगा। तो हमने इस हद तक तो बात की जा सकती है कि एज़ वी स्पीक जो बर्फ़ पिघलती नज़र आ रही है, नुक्ता नज़र में जिसको कहते हैं थोड़ी तब्दीली नज़र आ रही है, थोड़ा थोड़ा गिव एंड टेक की तरफ जा रहे हैं। सॉरी करके कहा जा रहा है कि जी जोक हैज़ गॉन टू फॉर ऑफ, और ये हेल्थ के इशू को लेके सारे जो है ना उनका रवैया नरम हो रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई हेल्थ के मामले में हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, और ये अगर वाकई उनकी आँख का मसला सीरियस है, कुछ लोग कहते हैं सीरियस है, तो मैं तो आमना ज़ाती तौर पर मुझे लगता है अल्लाह ना करे पूरा जिस्म भी को आपका मफलूज हो, आंखें आपकी हैं तो बड़ी नेमत है, तो आंखें नहीं है तो आप देख लें क्या सूरत हाल होती है। तो मुझे लगता है कि मामला जो है ना वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, प्रोवाइडेड कि ये सोशल मीडिया ब्रिगेड ये प्रेशर बनाती है। मेरी नज़र में ज़ाती राय आमना ये है कि इमरान खान साहब को लगता है कि मेरा ये पॉलिटिकल कैपिटल ब्लीड कर जाएगा, मेरा जो बयानिया है जनाब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, वो जनाब वो लोग कहेंगे तुम पीछे हट गए, तुमने कॉम्प्रोमाइज़ कर ली, तुमने डील कर ली। ये अगर इस पर उन्होंने ना सुना और नेल्सन मंडेला की बात जेन में रखी, आपको आखिरी बात बता देता हूँ, जो उन्होंने कहा था, जो इक़्तिदार में आए थे लोगों ने कहा था गोरे काले मिल के उनकी रग्बी की टीम है वो हर दफ़ा चैम्पियन होती है, किसको कहते हैं दुनिया की। तो उन्होंने कहा ये लोगो चेंज कर देंगे, काले और गोरे मिल के काम करेंगे। उन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा, नेल्सन मंडेला ने उनकी नेशनल पार्टी के लोगों को कहा कि जी आपकी तो पॉपुलैरिटी ख़त्म हो जाएगी। उसने कहा नहीं, लफ्ज़ उसने कहा कि आई एम देयर लीडर, दे आर नॉट माई लीडर। लोगों के बारे में कहा आई हैव टू डिसाइड मुझे क्या करना है, दे डोंट टू डिसाइड एनीथिंग। वो आज भी गोरे और काले मिल के उनका रग्बी का लोगो वही है। तो यहाँ पे लीडरशिप उनको दिखानी पड़ेगी इमरान खान साहब को अपनी पार्टी को बचाने के लिए, और जो स्टेलमेट अगर वो टूट रहा है तो उसमें बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज। आपने देखे, आपको याद है नवाज साहब ने कितने सख्त बयान दिए जब उन्होंने गुजरांवाला में नाम लिया था जनरल बाजवा का फैज़ का, उसके बाद उनके बयान पे पाबंदी हो गई थी। सन 2000 से एहतसाब अदालतों में नवाज साहब बाहर आके बातें करते थे, जरदारी साहब करते थे, शहबाज साहब के कभी पाबंदी नहीं, लेकिन नवाज शरीफ पर पाबंदी लगी जब उन्होंने नाम लाया। तो लोग उनकी पार्टी के लोग आमना ज़ाती तौर पे हमें बता रहे हैं कि हाथ अगला और होला रखा गया, थोड़ा सा मामला बेहतर किया गया, इमरान खान साहब कंट्रोल कर लें सोशल मीडिया को, तो हमारे लिए कोई रिलीफ की बात निकल सकती है। जी आमना, राइट, थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, आपके लिए ब्रेक की जाने पड़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे ईरान अमेरिका सिचुएशन के हवाले से। आज भी अमेरिका की हम देख रहे हैं स्टेटमेंट वहाँ से आई है कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो एक बड़े हमले के लिए ईरान तैयार है। ईरान ने एक बार फिर उन्होंने भी जवाब दिया कि किसी भी तकरीबी दबाव के खित्ते पर तबाहकुन असरात हो सकते हैं। ये इंतबाह ईरान की जानिब से इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मुतवक्के वाशिंगटन दौरे से पहले आया है, जहाँ ईरान अमेरिका मुज़ाकरात भी ज़ेर बहस आने की खबरें हैं। ईरानी तर्जुमान इस्माइल बकाई ने दो टोक अंदाज में कहा है कि मुज़ाकराती फ़रीक अमेरिका है, मगर सेवनी हुकूमत खित्ते में हर अमन कोशिश की सबसे बड़ी मुखालिफ रही है। मस्कत में दोबारा शुरू होने वाले मुज़ाकरात इस जंग के बाद हो रहे हैं, जिसमें इजरायली हमलों ने ईरानी जौहरी तनसीबात, क़यादत और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। जवाबन ईरान ने इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन बरसाए और कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डे को भी निशाना बनाया था। तेहरान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि बात सिर्फ जौहरी मसले पर होगी और बदले में पाबंदियों में नरमी दरकार है। अब है कि जो सारी सिचुएशन बन रही है, पहला जो मुज़ाकरात का दौर हुआ है उसका क्या नतीजा निकला और उसको किस तरह से उसका एनालिसिस किया जाए, इस पर बात करने के लिए आसिफ तुरानी साहब फॉर्मर एम्बेसडर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच आसिफ साहब फॉर योर टाइम। ये कहिएगा कि पहले मुज़ाकरात के मरहले को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि सूरत हाल किस जानिब जा रही है, क्योंकि आज ही की अमेरिका की स्टेटमेंट के अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर ईरान बड़े हमले के लिए तैयार हो जाए। सो आपको क्या लग रहा है कि बात किस जानिब जा रही है? जी शुक्रिया। जैसे कि आपको मालूम है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो लास्ट राउंड था ये छठा राउंड था, ये कोई नया राउंड नहीं था। ईरान उसको छठा राउंड कहता है। अमेरिका ने इसमें ब्रेक लिया था, तो लिहाजा अमेरिकन हर राउंड को नया राउंड समझते हैं। और अमेरिकन जो है वो उनका ये भी एक तरीक़ाकार है कि वो मैक्सिमम प्रेशर डालना चाहते हैं बातचीत से पहले भी, तो उन्होंने ऐसे ही किया। और ये जब इनकी अब ये मज़ीद जो धमकी है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए
तो बुरा होगा। तो ये नई बात नहीं है, इन्होंने किया है। और ये भी नई बात नहीं है कि अमेरिका ने हमला बहरहाल किया ईरान की 3 एटमी तंसीबात पर। तो उसका जो है वो एक नेगेटिव असर तो पड़ा, क्योंकि ईरान की ये जो तंसीबात थी ये IAEA की सेफगार्ड के अंदर थी। तो अमेरिका ने जो है वो जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं या जो सेफगार्ड्स हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको वायलेट किया। तो ये टेंशन में इजाफा होता है इससे। लेकिन मेरे नज़दीक ये भी एक अहम डेवलपमेंट रही कि जो छठा मुज़ाकरात हुआ था मस्कत के अंदर, बहरहाल एक मस्बत डेवलपमेंट थी कि इससे पहले हम सुन रहे थे कि आज या कल में जो है अमेरिका हमला कर देगा। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसमें फिर जो रीजनल कंट्रीज हैं उन्होंने भी अपना एक रोल प्ले किया था, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरबिया, यूएई, मस्कत, ओमान, ये आगे थे और उसमें उन्होंने इस बात को माना भी है। अमेरिका आसिफ साहब, अभी जो पाकिस्तान की हम इंगेजमेंट देख रहे हैं हालिया कुछ टाइम में, जो अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात बेहतर होना और उसके अलावा ईरान के साथ भी जो हम देख रहे हैं बेहतरी हुई है ताल्लुकात में। सो अभी आज भी हम देख रहे हैं इसहाक डार साहब की बात हुई है अब्बास अरागची के साथ, उसमें भी यही सिचुएशन के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई है। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान कोई ब्रेक थ्रू करवा सकता है? ये जो हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी बर्फ पिघल सकती है, पाकिस्तान का किरदार आप क्या देख रहे हैं इन मुज़ाकरात में? देखिए, ब्रेक थ्रू तो अमेरिका और ईरान के हाथ में है। अब पाकिस्तान ने कोशिश कर सकता है, वो कोशिश बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से जारी है। और इसमें आपने ये भी देखा होगा कि वो बात तो ये हो रही थी कि जब वो इस्तांबुल में मुज़ाकरात होने थे तो उसमें पाकिस्तान भी शामिल था, लेकिन बहरहाल ईरान ने ये प्रेफर किया कि ये मुज़ाकरात मस्कत में हो और इनडायरेक्टली थ्रू ओमानी मीडिएशन जो है उनके ज़रिए से हो। तो वो बहरहाल ईरान इस मामले में पाकिस्तान के रोल को सराहता है। ठीक, और किन शराइत पर आप समझते हैं कि बात बन सकती है दोनों ममालिक के दरमियान में? किन पे जो हम देख रहे हैं कि लचक दिखाई जा सकती है दोनों साइड से? और इजराइल का सारा जो किरदार, अभी नेतन्याहू साहब की जो मुलाकात होने वाली है उसके बाद आप क्या मंजरनामा बनते हुए आपको दिखाई दे रहा है? इजराइल इस सारी सिचुएशन में बेसिकली क्या चाहता है? देखिए, इजराइल की तो मैक्सिमम कोशिश ये है कि ईरान को हर तरह से उसको सप्रेस किया जाए, उसको दबाव में लाया जाए। लेकिन ईरान बहरहाल तो उसकी एक हिस्ट्री है रेजिस्टेंस की, वो अपनी जगह कायम रहेगा। लेकिन जो इश्यूज हैं वो अहम इस तरह से हैं कि नंबर 1, ईरान का जो इनरिचमेंट प्रोग्राम है वो अमेरिका चाहता है बिल्कुल ही मुनक़ता हो जाए। लेकिन ईरान शायद इस पे राज़ी भी हो जाए, लेकिन वो साथ में ये भी गारंटी चाहेगा कि ईरान के जो राइट है टू एनरिच यूरेनियम उसको तस्लीम किया जाए, जो कि उसका हक है अंडर द NPT। दूसरा इशू आता है मिसाइल का, कि मिसाइल जो है वो अपनी रेंज को जो है वो कंट्रोल करे, या मतलब हदफ ये है कि वो इजराइल तक ना पहुंच सके। तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई अभी ब्रेक थ्रू का इम्कान है, क्योंकि इजराइल के साथ जो ईरान के ताल्लुकात हैं वो डिटरमिन करेंगे कि इजराइल अपना जो मिसाइल का प्रोग्राम है वो कहाँ ले जाएगा। और तीसरी बात आती है मिडिल ईस्ट के बारे में, ईरान की पॉलिसीज। मेरे ख्याल में ईरान उस पर भी जो है वो रिलक्टेंट होगा, और ख़ासकर उसमें प्रॉक्सीज जो ईरान के हैं उनके बारे में अगर बात होगी तो ईरान उस बारे में रिलक्टेंट होगा। चौथी और आखिरी बात जिस पे अमेरिका अगरचे डायरेक्टली एजेंडा पे नहीं है, लेकिन वो ये चाहेगा कि ईरान के अंदर तब्दीली आए, उनके बकौल जमहूरी तब्दीली आए, लेकिन मेरे ख्याल में ये भी नॉन स्टार्टर होगा। तो इसलिए ये तवक्का रखना कि इस मामले में कोई जल्द ब्रेक थ्रू होगा मैं नहीं समझता। लेकिन इसके साथ ही ईरान की तरफ से जो मेजर कंसेशन दी जाएगी वो उसके न्यूक्लियर वो जो है वो इनरिचमेंट की बात होगी, वो होगा।
ठीक, थैंक यू सो मच आसिफ दुरानी साहब आपके एनालिसिस के लिए। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे खबर रसां इदारे रॉयटर्स में कैलिफोर्निया से एक रिपोर्ट के हवाले से। ये रिपोर्ट जो शाया हुई है, ये कहानी सिर्फ एक अदालत की नहीं बल्कि हर उस घर की है जहां बच्चे मोबाइल स्क्रीन के साथ बड़े हो रहे हैं। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में एक 20 साल लड़की कैली जेएम ने मेटा और यूट्यूब के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। उसका इल्ज़ाम है कि ये जो ऐप्स हैं ये इनको इस्तेमाल करने का एडिक्ट बना रही हैं। वकील के मुताबिक कंपनीज के अंदरूनी कागजात बताते हैं कि बच्चों के दिमाग को जकड़ने वाली मशीनें ऐप्स शौरी तौर पर तैयार की गई हैं। कैली कहती हैं कि कम उम्री में सोशल मीडिया ने उसकी ज़िंदगी बदल के रख दी है। इन ऐप्स के इस्तेमाल से, बढ़ते हुए इस्तेमाल से उसका डिप्रेशन भी बढ़ रहा है, यहाँ तक कि उसे खुदकुशी के ख्यालात तक आने लगे हैं। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा का मौक़िफ़ है कि मसला ऐप्स का नहीं बल्कि कैली की ज़ाती ज़िंदगी के मसाइल थे। अदालत ने वाज़ेह किया है कि मुकदमा मवाद पर नहीं बल्कि ऐप्स के डिज़ाइन पर है। यही बात इस केस को गैर मामूली बना रही है। अगर जूरी ने कंपनी को कसूरवार ठहराया तो हज़ारों दीगर मुकदमात की राह खुल सकती है। हत्ता कि मार्क जुकरबर्ग को भी गवाही के लिए बुलाया जा सकता है। दुनिया भर में पहले ही सोशल मीडिया के खिलाफ रद्द-ए-अमल बढ़ रहा है। कुछ ममालिक 16 साल से कम उम्र बच्चों पर पाबंदियां लगा चुके हैं, लेकिन कि अगर ये ऐप्स वाकई नुकसानदेह साबित हो गई तो क्या हमने अपने बच्चों को खामोशी से एक तजुर्बा गाह के हवाले किया जिसने उन्हें आदी बना दिया? इस पर हर किसी को सोचना होगा। इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।